नमस्कार बच्चों। देखिए, कल वाले वीडियो के अंदर पार्ट जो आपका 6 था, उसके अंदर हम लोगों ने धातुओं का निष्कर्षण जो है वो पढ़ा था। और मैंने एक सारणी बनवाई थी जिसमें जो धातु होती हैं जिनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर उनकी हमने किस प्रकार से उनका जो निष्कर्षण है वो किया जाता है, उसकी बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, एक विद्युत अपघटनी विधि की भी बात करेंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि की भी बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ ऐसे शब्दों की बात करेंगे जो परीक्षा से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण हैं। साथ में लास्ट टॉपिक जो है वो क्षारण पढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले जो शब्द दिया हुआ है आपको दिख रहा है गैंग। कौन सा शब्द है? गैंग शब्द है। इस गैंग की बात करेंगे कि ये क्या होता है। ये देखिए, गैंग की बात करते हैं तो देखिए, पृथ्वी से खनिज में जो हम पृथ्वी से क्या प्राप्त करते हैं भाई, खनिज प्राप्त करते हैं। खनिज में अधिक मात्रा में होते हैं, उन्हें हमने क्या बोला था? एस्क बोला था। तो उन खनिज, ये खनिज नाम है, इसको सही कर लेना, खनिज, ठीक है। तो एस्को में रेत होती है, साथ में उनमें क्या होती है? मिट्टी भी होती है, ठीक है। साथ में उनमें क्या होती है? मिट्टी होती है। जैसी अनेक अशुद्धियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। किसमें? एस्क के अंदर ये अशुद्धियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग जो है वो बोलेंगे। सीधी बात करें तो एस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को ही क्या बोला जाता है? गैंग जो है वो बोला जाता है। ओके, दूसरा शब्द दे रखा है बर्जन। दूसरा शब्द क्या दे रखा है? बर्जन। देखिए, बर्जन की अगर बात करें तो सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में जब हम लोग अधिक गर्म करते हैं तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बर्जन बोलते हैं। किसको? सल्फाइड को। सल्फाइड को दो उदाहरण भी बताऊंगा आपको। सल्फाइड को जब क्या कर लिया जाता है? एस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक गर्म कर लेते हैं तो ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बर्जन जो विधि है वो कहा जाता है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें, किसकी बात करते हैं? उदाहरण की बात करते हैं तो दो उदाहरण दे रखे हैं। जैसे जिंक सल्फाइड दे रखा है, ये क्या होता है? जिंक सल्फाइड होता है। इस जिंक सल्फाइड को जब तापन का मतलब गर्म करते हैं, तापन का मतलब क्या होता है? गर्म करते हैं, और किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। तो वायु क्या होती है? ऑक्सीजन। तो इसकी उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। साथ में क्या बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इसी प्रकार सिनेबार लेते हैं, HGS, ठीक है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये वर्जन विधि थी और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्जन किसे कहते हैं? इसको उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगली विधि आती है निस्तापन। कौन सी विधि आती है? निस्तापन विधि। देखिए, निस्तापन की अगर बात करते हैं तो कार्बोनेट एस्क को जब सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, ध्यान से देखना, वर्जन और निस्तापन जो है वो दोनों किस, इनमें अंतर क्या होता है? तो देखिए, सीमित वायु में, वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे अधिक वायु में या वायु की उपस्थिति में। यहाँ पे कार्बोनेट एस्क है, न कि सल्फाइड। कार्बोनेट एस्क को हम सीमित वायु में, बहुत ही थोड़ी वायु में अधिक ताप पर अगर गर्म करते हैं तो हमें ऑक्साइड जो है वो प्राप्त होता है। जैसे जिंक कार्बोनेट हमने लिया, क्योंकि कार्बोनेट एस्क को निस्तापन के लिए किया जाता है। कल वाली सारणी के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो जिंक को कार्बोनेट लेते हैं, इसको गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बन गया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त होती है। साथ में क्या मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त होती है। तो ये निस्तापन विधि थी, इसको भी ध्यान में रखना। इसके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपचयन। इसकी बात करते हैं, अपचयन की बात करते हैं। अपचयन की बात करते हैं तो अपचयन धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु की प्राप्ति की जाती है। अरे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? धातु की प्राप्ति। तो धातु ऑक्साइड से जब कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ क्रिया करवाते हैं
तो हमें धातु जो है वो अलग प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अलग प्राप्त होगा, तो धातु जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हैं ऊपर वाले में तो धातु प्राप्त नहीं हुई, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखना, मैंने सारणी के अंदर आपको बताया था कि धातु ऑक्साइडों का जब अपचयन करते हैं, धातु ऑक्साइडों का अपचयन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, धातु प्राप्त जो है वो हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं धातुओं का परिष्करण, यह भी महत्वपूर्ण है। धातुओं के परिष्करण की बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, धातुओं में से अपद्रव्य को हटाने के लिए, किसको, अपद्रव्य को हटाने के लिए ये जो है विधि काम में ली जाती है, जिसका नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, और सबसे अधिक उपयोगी यही विधि है। इसमें देखिए, ये डायग्राम बनाना है आप लोगों को। डायग्राम क्या है, किस प्रकार से इसका जो प्रयोग है वो होता है, उसकी बात करेंगे। देखो, इस विधि के अंदर होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो कॉपर सल्फेट है उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सूक्ष्म मात्रा में एक बीकर में लेते हैं। किस में लेते हैं, एक बीकर के अंदर भर लेते हैं, ठीक है, और साथ में जो अपद्रव्य है वो उसमें डाला जाता है, और साथ में इसमें विद्युत जो है कैथोड और एनोड जो है वो प्रभावित की जाती है। तो इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। पहली अगर पॉइंट की बात करें तो विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। एनोड से शुद्ध धातु किस में घुल जाती है, अपघट्य के अंदर घुल जाती है। दूसरी, उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर, दूसरा जो ये डंडा दे रखा है ये कैथोड का है, और ये किसका है, प्लस वाला एनोड का, और माइनस वाला किसका होता है, कैथोड का होता है, और ये विद्युत धारा प्रवाहित जो है वो की जा रही है, किसमें, अम्लीय CuSO4 के विलयन के अंदर। इसके बाद में अविलय अशुद्धियाँ जो है वो तली के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं, जिन्हें एनोड पंख कहा जाता है। ये एनोड पंख शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो धातु के अंदर अपद्रव्य है, अपद्रव्य अशुद्धि है, वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, पात्र में नीचे की ओर आकर निक्षेपित हो जाएगी। तली किसे बोलते हैं, नीचे तल, तो जिसे एनोड पंख कहते हैं। बाकी शुद्ध जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। किस पे, कैथोड पे निक्षेपित हो जाता है। तो ये विधि थी, इसका डायग्राम आपको बनाना है। इसके बाद में बात करें संक्षारण की, तो संक्षारण देखिए क्या होता है। संक्षारण क्या होता है, धातु जो है वो आसपास अम्ल आर्द्रता वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं। पीछे वाले चैप्टर के अंदर भी ये टॉपिक जो है वो आया हुआ था। जैसे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो होता है ना, ये वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। जैसे अभिक्रिया अगर बात करें तो Ag + S AgS बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण जो वस्तु है वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है। जो सिल्वर से बने हुए पात्र हैं वो कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। कॉपर जो है वो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इसकी भी अभिक्रिया बता देता हूँ। जैसे Cu है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके CuCO3 बनाता है, CuCO3 बनाता है। शुद्ध नहीं है ये अभिक्रिया, इसको आप लोग शुद्ध कर सकते हो। तो कॉपर कार्बोनेट जो है वो बनता है, तो ये हरे रंग का होता है। कॉपर कार्बोनेट किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। इसके बाद अगर बात करें तो और लोहा जो है, इसका पता ही आपको, जंग आ जाती है तो वायु में लोहे जो है आर्द्र वायु में संपर्क में आ जाता है। Fe जो है O2 के संपर्क में आकर इस पर जंग बन जाती है, ठीक है ना, या भूरे रंग की परत बन जाती है। जंग कैसे रंग का होता है, ना तो गाढ़ा लाल होता है और ना ही बिल्कुल भूरा होता है। तो ये कम भूरे रंग का, थोड़ा अधिक भूरे रंग का होता है, ऐसे बोल सकते हो, कम का नहीं, अधिक भूरे रंग का होता है। अब बात करते हैं किस प्रकार से इन धातुओं को बचाया जा सकता है, संक्षारण से इनको बचाया जा सकता है। तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। उस पे लोहे पर क्या करके, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, एसिड लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। एसिड लेपन की बात करते हैं तो मैं पीछे वाले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ।
लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, अर्थात जिंक की परत जो है वो चढ़ाई जाती है। किसकी परत? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यश तलेपन बोलते हैं। याद रखना इस बात को। इसके बाद हम बात करते हैं मिश्र धातु की। तो मिश्र धातु वो होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं और अधातु के संबांगी मिश्रण से बनी हुई होती है। जैसे अगर बात करें, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और क्या हो जाता है? प्रबल। इसके अलावा हम लोग जो स्टील के बर्तन लाते हैं, क्या लाते हैं? स्टील के बर्तन लाते हैं। किसके बर्तन लाते हैं? स्टील के। तो उनमें क्या होता है? उनमें लोहा होता है और साथ में उनमें निकल होती है। क्या होती है? उनमें Fe+ निकल होता है और क्रोमियम भी होता है। कौन होता है? क्रोमियम भी होता है। इनको मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टील जो है वो बनाया जाता है। तो स्टील एक प्रकार की क्या है? मिश्र धातु है। पीतल की बात करें तो पीतल जो है वो कॉपर और जिंक, पीतल किससे मिलकर बना हुआ होता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। अगर बात करें कांसा की, कांसा के बर्तन आपने देखे हैं, तो ये किसके होते हैं? कॉपर और टिन के होते हैं। किसके होते हैं? कॉपर और टिन के होते हैं। सोल्डर की बात करें तो लेड व टिन के बने हुए होते हैं। अमलगम की अगर बात